रिटेल इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता कभी पैसा बना पाएगा, क्योंकि जो सच है वो एंड तक छुपाया जाता है, और जो यूएस है वो इंडिया की स्टॉक मार्केट के पीछे पड़ चुका है, और यहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग की भी न्यूज आ रही है। तो सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। लॉजिकल प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है, सीखना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए फ्री है। शुरू करते हैं वीडियो। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लैंकेट बैन कर दिया गया है, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर ने दबा करके पैसा खोया है। लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टर भी है जो आसानी से निकल पाया, और शायद ये न्यूज काफी पहले निकल चुकी थी। रेखा झुनझुनवाला के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का ब्लेम लग रहा है, क्योंकि उन्होंने नजारा से एग्जिट कर लिया कुछ टाइम पहले ही, जब ये बैन लग रहा था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। तो बेसिकली रेखा झुनझुनवाला, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था नजारा के अंदर, और नजारा में इन्होंने एक दिन पहले इन्वेस्ट नहीं किया था। नजारा के अंदर इसके आईपीओ आने से पहले राकेश झुनझुनवाला जी ने यहां पे पोजीशन बिल्ड करी थी, और कुछ टाइम पहले तक ये होल्ड कर रहे थे। और पता है, छोटी मोटी पोजीशन नहीं है, बहुत बड़ी पोजीशन है। मतलब 7% एक कंपनी का ये ओन करते थे, मतलब 61 लाख शेयर ये उस कंपनी का ओन कर रहे थे। और आपको ये सुन के हैरानी होगी, सिर्फ एक महीने पहले इन्होंने एग्जिट करना शुरू करा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके पास इतने वॉल्यूम के अंदर शेयर होते हैं, तो आप इसको बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको बेचने जाओगे बाजार के अंदर, वहीं पे बायर्स नहीं होंगे और आप धनाधन यहां पे सेल कर रहे होगे, तो उस सिनेरियो के अंदर वो स्टॉक जो है वो क्रैश हो जाएगा। इवन 20 से 30%, 40% तक भी वो स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है और इतनी बड़ी पोजीशन सेल हो रही है। अब जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं, उन्हें तो ये पता चलता है 2 से 3 दिन बाद कि कौन से बड़े इन्वेस्टर्स ने कौन से शेयर्स बेच दिए, लेकिन उसके बावजूद वो इतने छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचे जाते हैं कि एग्जैक्टली समझ ही नहीं आता कि कोई बड़ा इन्वेस्टर यहां से एग्जिट कर रहा है। धीरे धीरे करके इन्होंने सेलिंग शुरू करी थी जून के अंदर, और कंप्लीटली इन्होंने एग्जिट कर ली थी अपनी पोजीशन 1225 रुपए पर शेयर में, जहां पे इनके बहुत सारे पैसे बने। आसानी से नजारा टेक से एग्जिट कर लिया, ताकि जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बिल आने वाला है, वो चीजें, उन सारी सिचुएशन से ये आसानी से निकल पाए। लेकिन नजारा के साथ एंड में हुआ क्या? अब नजारा के साथ अगर आप देखोगे, लास्ट 6 महीने के अंदर ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से 20% के आसपास गिर चुका है। अभी जो नजारा टेक्नोलॉजी है करती क्या है? नजारा टेक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर काम करती है मेनली। बहुत तगड़ी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बूम कर रही है, इवन ग्लोबली भी बूम कर रही है। अब पोकरबाजी नाम का एक ऑनलाइन गेम आता था, जो कि मूनशाइन कंपनी ओन करती थी, और नजारा टेक उस कंपनी में 47% के आसपास स्टेक होल्ड करती है। तो जब ये न्यूज आई, तो नजारा के शेयर गिरने शुरू हुए, क्योंकि जो नजारा टेक्नोलॉजी है उसकी मेजर होल्डिंग इस वाली कंपनी में है, जिस वजह से नजारा भी गिरना शुरू हुई। और नजारा सिर्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऑनलाइन लिस्टेड भी है। अब नजारा ने आकर के ओपनली ये बताया कि हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का लेस देन 10% इस कंपनी में लगा हुआ है, वो अलग चीज है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि रेखा झुनझुनवाला को ये पता कैसे चला पहले कि ये चीजें होने वाली हैं, क्योंकि ये टाइमिंग अगर आप देखोगे काफी प्रिसाइज है। कुछ टाइम पहले ये न्यूज आई है, और जून के एंड तक इन्होंने एग्जिट प्लान कर लिया है। अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक सडनली गिरना शुरू हुआ। आप देखो, मई तक ये बढ़ रहा है, फिर जून तक भी ये बढ़ रहा है, और जून में जब इन्होंने एग्जिट किया, उसके बाद भी ये जो स्टॉक है ये करीब करीब 6% ऊपर गया, एंड सडनली लेस देन अ मंथ के अंदर ये स्टॉक क्रैश कर जाता है 20% के आसपास। पूरा पैसा इन्वेस्टर्स का खा जाता है। तो यहां पे क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो न्यूज आ रही है इसको देख करके डेफिनेटली ये लगता है, बट कंफर्मेशन अभी किसी के पास कोई नहीं है। दूसरी चीज, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या समझना है? कई बार हम देखते हैं कि एक स्टॉक के अंदर ना एक पर्टिकुलर बड़ा इन्वेस्टर, जैसे विजय केडिया हो गए, रेखा झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, जब वो अपने टाइम पे थे, या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो गया, या कोई म्यूचुअल फंड वाला हो गया, वो ना अपने स्टेक्स बढ़ा रहा होता है। ठीक है, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस बड़े इन्वेस्टर का ना पोर्टफोलियो कॉपी कर लेते हैं तो हम पैसा बना लेंगे। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको यह समझ आना चाहिए, वो बड़े इन्वेस्टर के पास कुछ ऐसी न्यूज पहले पहुंच जाएगी जो शायद आपके पास ना पहुंचे। वो बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट कर जाएगा और शायद आप एग्जिट ना कर पाओ। तो हमेशा मैं आपको एक चीज समझाता हूं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, पहली चीज सेल्फ डिपेंडेंट बनो। अगर आप एक कंपनी में जा रहे हो, कोई नजारा टेक में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कामत जी ने इन्वेस्ट करा हुआ है अभी भी, निखिल कामत ने, जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, तो वो अभी भी इन्वेस्टेड है, उन्होंने एग्जिट नहीं किया। तो अगर आप इन दोनों को देख करके बाजार में गए हो, तो अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि भाई इस शेयर में होल्ड करना है या सेल करना है, क्योंकि रेखा झुनझुनवाला एग्जिट कर चुके हैं, कामत जी अभी भी वहीं पर हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर
आप कैसे डिसीजन मेकिंग करोगे? आप जब समझ पाओगे, सीख पाओगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप जा करके ये सारे काम कर पाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी इंसान को आंख बंद करके फॉलो करने से अच्छा है कि खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करो और तब इन्वेस्ट करो और पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, अगर आप इस लेवल के रिस्क के लिए तैयार नहीं हो। अब जो कामत जी हैं, उन्होंने यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट किया और आज भी क्यों इन्वेस्टेड है? क्योंकि मूनशाइन जो कि पोकरबाजी को ओन करती है, उसके अंदर 5 से 7% की मैक्सिमम होल्डिंग है नजारा टेक की। तो अभी भी 95% से ज्यादा इनके पास ऑप्शन है कि रेवेन्यू कमा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो ये 20% का करेक्शन सिर्फ सेंटीमेंट की वजह से है और ये सिर्फ इसी वजह से चल रहा है। सो इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि 20 साल और इन्हें होल्ड करना हो। लेकिन क्या निखिल कामत के पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर यही स्टॉक होगा? नहीं, अलग अलग स्टॉक्स भी होंगे, राइट? जैसे आपको पता होगी अलग अलग कंपनी में नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग लेवल के स्कैम होते रहते हैं। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहां पर भी कुछ ना कुछ चाहता रहता है। तो जब तक आप खुद डिसीजन नहीं ले पाओगे तो आप ये याद रखना, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है। क्योंकि जब ये न्यूज आई कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंद होने वाला है, तो आपको पूरी मार्केट एनालाइज करनी थी और अपना डिसीजन लेना था। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप आज भी फंसे होते इस वाले स्टॉक के अंदर। और अगर आप फंसे भी हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप 20 साल के लिए होल्ड कर रहे हो। लेकिन ये इनसाइडर न्यूज रेखा झुनझुनवाला तक कैसे पहुंची, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना जेन्युइनली से भी हमें और ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं इनको देखते हैं, या कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने ये देख करके लोगों को बताया कि भाई एग्जिट कर जाओ, हम तो यहां पे ऐसा बिल लेके आने वाले हैं। अब सेकंड चीज जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए वो है यूएस टैरिफ। अगर आप देखोगे तो यूएस टैरिफ की बात हो रही है। यूएस के अंदर हमारे ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगने वाला है, करीब 50% ओवरऑल टैरिफ हो जाएगा हमारा, जिससे क्या होगा कि हमारी कंडीशन एक्चुअली अच्छी नहीं होने वाली। हम काफी सारा जो पैसा है वो खोएंगे, क्योंकि हम कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। मतलब अगर आप वियतनाम में देखोगे तो वहां पे कम टैरिफ हो जाएगा। तो अगर मैं 100 रुपए का, सपोज करो वियतनाम पे 20% टैरिफ लगा है, मुझे पता है उससे कम है, बट फिर भी एग्जांपल के लिए 20% टैरिफ लगा है, वियतनाम 100 रुपए की टी शर्ट यूएस भेजता है, तो यूएस के अंदर वो जो टी शर्ट है वो 120 रुपए की मिलेगी। वही चीज अब इंडिया अगर यूएस भेजता है तो हम कहते हैं 50% का टैरिफ अब लगा हुआ है और पहले 9% का था, तो 59% का टैरिफ इंडिया की टी शर्ट पे लग जाएगा। तो 100 रुपए की टी शर्ट जो इंडिया ने यहां से भेजी वो यूएस पहुंच करके टैरिफ लगने के बाद हो जाएगी 159 रुपीस के आसपास की। सो इतना मेजर डिफरेंस आएगा। तो कोई वियतनाम की टी शर्ट खरीदेगा या इंडिया की टी शर्ट खरीदेगा, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन इसके बाद हो क्या रहा है, आप ये समझो कि कौन से सेक्टर पे कितना इंपैक्ट आएगा। सबसे पहली चीज आप यहां पे देख सकते हो, जूम कर देता हूं मैं से, टेक्सटाइल एंड अपीयरल वाले बिजनेस के ऊपर 50% के आसपास का टैरिफ लगता हुआ दिखेगा। श्रिम्प्स के ऊपर आपको 50% लगता हुआ दिखेगा। ऑर्गेनिक केमिकल, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट्स, इन सब के ऊपर 50% का टैरिफ लगता है। और यहां आप देख सकते हो कि कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे टेक्सटाइल $10 बिलियन के आसपास की एक्सपोर्ट थी, बाकी सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हो, राइट? लेकिन यहां पे देखो इन 3 सेगमेंट को एग्जाम्प्ट किया हुआ है। कौन सा एग्जाम्पशन है? सबसे पहली चीज फार्मास्यूटिकल, इसके ऊपर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। यहां पे हम $12 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडिंग स्मार्टफोन को एग्जाम्प्ट करा हुआ है कि यहां पे भी कोई टैरिफ नहीं लग रहा, ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी एग्जाम्प्ट किया हुआ है, 0% टैरिफ है। तो अगर किसी भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करो जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ये मानो इनकी जो वैल्यूएशन है इस पे करेक्शन आएगा, इसके अंदर मेजर गिरावट आते हुए दिख सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द पैसा एक्सपोर्ट से कमाता है। अगर कोई अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है तो वो एक्सपोर्ट से ही पैसा कमाती है। इंडिया में कंजम्पशन बढ़ा करके सिर्फ कंजम्पशन सेक्टर कमा सकता है, बैंकिंग कमा सकता है। अगर बाकी सारों को देखोगे तो वो एक्सपोर्ट से ही कमाते हैं। अब एक और चीज समझ क्या ये इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट करेगा? क्या बाजार कल गिर सकता है? बाजार के कल गिरने के चांसेस टू बी फ्रैंक थोड़े से कम है। मोस्ट प्रोबेबली जो हर इंसान सोच रहा होगा बाजार उसका उल्टा करता है, तो शायद बाजार यहां से बढ़ भी जाए अगर कोई मेजर नेगेटिव न्यूज नहीं आती। क्योंकि बाजार को ये चीज पहले से पता है, ये चीज प्रिडिक्टेबल है। मतलब बाजार ने प्रिडिक्ट कर लिया है। बाजार में 2 वजह से गिरावट आती है। पहली चीज अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है, जैसे कोविड अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे ग्रोथ नंबर होते हैं हमारे, है ना, सीपीआई इंडेक्स होता है, वो एकदम से गिर जाए तो वहां पे एक मेजर दिक्कत आती है या मेजर खुशी आती है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल नंबर है। रेट कट एकदम से कट हो जाए तो एकदम से खुशी आ जाती है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। इसी तरीके से जो टैरिफ है वो एक प्रिडिक्टेबल सिचुएशन है। जैसे अगर कोई कंपनी, अगर किसी कंपनी के रिजल्ट सबको पता है कि भाई वो खराब आने वाले हैं, तो उसका स्टॉक प्राइस पहले ही गिरना शुरू हो जाएगा। जब खराब आएगा तो इतना नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि वहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी है। स्टॉक मार्केट हमेशा प्रेडिक्टेबिलिटी पे चलती है। लोग कहते हैं भाई प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, प्रेडिक्ट करना चाहिए, थोड़ा प्रेडिक्ट करना चाहिए, कर सकते हो अगर आपको शेयर बाजार समझ आता है, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो समझ आते हैं। और मैक्रो का क्या मतलब है? मैक्रो का सिंपल मतलब है
अच्छा ये कंपनी है, ये कंपनी कहाँ एक्सपोर्ट करती है, अच्छा यहाँ टैरिफ बढ़ेगा, मतलब एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी। हाँ ये कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। नज़ारा का एग्जांपल, ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म था, हाँ था, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। इसको कहते हैं एनालिसिस, ये आप कर सकते हो, इसको कहते हैं प्रिडिक्टिबिलिटी। और जब एक बार बाजार में गिरावट आ गई प्रिडिक्टिबिलिटी की वजह से, जब वो इवेंट एक्चुअल में होता है तो वहां पे कोई मेजर गिरावट नहीं आती है, ठीक है। सो आप ये मान के चलो कि अगर आप ये सोचो कि भाई शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आएगी, शॉर्ट टर्म में आई डोंट थिंक, टू बी फ्रैंक आई डोंट थिंक कि इतना मेजर इंपैक्ट होना चाहिए। नेगेटिव सेंटिमेंट बनेंगे, थोड़ा बहुत गिर सकता है, इट्स फाइन। इन लॉन्ग टर्म चीजें मुझे लगता है थोड़ा स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि बाजार सेम चीज के ऊपर 10 बार नहीं गिरता। कोविड का एग्जांपल ले लो, जब 2020 में आया था बाजार शार्पली गिरा था, 2021 में आया थोड़ा गिर के संभल गया, उसके बाद 2022 में था, चीजें शुरू हुई बट गिरा ही नहीं वो बाजार। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्टेबल चीज थी कि ऐसी कोई चीज नहीं जो तबाही आ गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी। तो शेयर बाजार के अंदर चीजें इतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होंगी, रेवेन्यूज इंपैक्ट होंगे जो कि लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करेंगे। लेकिन हमारी साइड से भी अब साफ साफ बोला गया है कि आपको अपना देखना है, हम अपना देखेंगे, हमें अपनी फार्मर्स को बचाना है। अब हम फार्मर्स को बचाने के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम किसी उद्योगपति को बचाने के लिए कर रहे हैं, हम अपने रेवेन्यूज बचाने के लिए कर रहे हैं, रियलिटी में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वो नहीं पता। बट हाँ ये जो टैरिफ लग रहा है ये थोड़ा दिक्कत देगा, डेफिनेटली दिक्कत देगा, लेकिन देखना पड़ेगा इसका क्या होता है। टैरिफ अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट लग ही गया, कल ही आने वाला है, और कोई नेगोशिएशन हो ही नहीं है, दोनों साइड से बहुत ही अजीब अजीब से वर्ड्स निकल के सामने आ रहे हैं। सो टैरिफ लग गया, लेकिन इस टैरिफ को लेकर के अब शेयर बाजार में मुझे मेजरली नहीं लगता कोई मेजर इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो मेजर अपडेट्स थे वो मैंने आपको दे दिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप कि क्या लगता है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का गेम था या नहीं था, और आपको क्या लगता है कि कल बाजार गिरेगा या नहीं गिरेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।